हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। आदिकाल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग 110 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। वो 110 क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, 2 वीडियो में है आपका, और बहुत ही डिटेल में करवाया है। एक एक चीज़ को करवाया, एक एक क्वेश्चन से आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और कंप्लीट हो रहा है। तो देखा जाए तो बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन को हम रिलेटिवली जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी साथ में देखते हुए चलें, तभी जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा रहा है और लेवल थोड़ा हाई देखा जा रहा है एग्ज़ाम का, इसलिए मैं लेवल आपका हाई लेके चल रही हूँ। और अब आपको जो 100 क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो अब आपको आदिकाल के कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी लगेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी समझ विकसित हो जाती है प्रैक्टिस करते करते। तो प्रैक्टिस करते करते आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। और अब हम पहला ही क्वेश्चन हमारा 111 नंबर और इजी क्वेश्चन, इसको आप मान सकते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो चंद्रवरदाई की रचना है। इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। तो पहला प्रथम महाकाव्य माना जाता है, चंद्रवरदाई की रचना है, सभी जानते हैं। खुमान रासो, बिसलदेव रासो भी आदिकाल की ही रचनाएं हैं। और जो कि खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। और बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाल की है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कामायनी किसकी है? तो सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद की है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये आपका जो कथन है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, 2 ऑप्शन आपका पीछे है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये कथन, आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। है ये किसला शुक्ल जी का है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी तो नहीं है। आगे देख लेते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक और है आपका, साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अंतःकरण की कविता, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के बारे में जो ये आपका परिभाषा है, ये किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लगे जरूर नोट कर ले उसको, या वीडियो को आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में आपका 6 to 8 वाले में पूछा गया था। जिन लोगों ने भी दिया होगा उन्हें पता होगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया था, इसीलिए जो है हम एक्सप्लेनेशन को भी साथ में देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखें तो अमीर खुसरो, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इनकी मृत्यु पर इन्होंने इस पंक्ति को गाया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो ने लिखी है, किस अवसर पे लिखी है, या किसके लिए लिखी है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो ये किसके ये अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। और इसे पूछा सकता है, राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अवधी भाषा का प्रथम कवि भी राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? अमीर खुसरो को माना है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इतनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब आप देखिए कि आपको सभी चीज़ें कितने अच्छे से याद आ रही होंगी। पिछले 2 वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा अमीर खुसरो को देखा है, अब आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद आ गई होंगी। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिए, इतने अच्छे से आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि आप यूँ आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, एग्ज़ाम को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
इनका वास्तविक नाम याद रखिएगा, अबुल हसन है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो, ध्यान रखेंगे। इनकी रचना देख लीजिए, खाली बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, बताना यहाँ विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। तो कल मैंने आपको विद्यापति के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था। तो जय श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह या माधो सिंह। तो आपको दो में कन्फ्यूजन होगा, कीर्ति सिंह और जय सिंह। अब यहाँ बताना है आपको कौन सा सही होगा। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनके बारे में दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि शिव सिंह और कीर्ति सिंह इनके दरबारी कवि कौन थे? विद्यापति थे। तिरहुत के राजा थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह इसके दरबारी कवि थे विद्यापति, और ये आदिकालीन कवि माने जाते हैं। देखिए सुमेलित में पूछा सकता है कौन से कवि आदिकाल से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। अच्छा, इनके गुरु के नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र जो है विद्यापति के गुरु का नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ? दरभंगा जिले के विपसी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था और वहीं के निवासी हैं। इनकी रचना अगर हम बात करें, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली, ये सभी इनकी रचना है। एक बात तो बोलना ही भूल गई, अगर आप वीडियो पे नए हैं, नए चैनल पे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोस जो हैं सही समय पे सिस्टमैटिक वे में मिल पाएंगी। तो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे क्वेश्चंस जो हैं पसंद आ रहे हैं या नहीं, और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पदावली जो है मैथिली भाषा में है, कई बार मैंने आपको बताया है। और इनकी प्रसिद्धि का कारण भी कौन सा है? पदावली। तो देखिए कई बार जो है कीर्ति पताका और पदावली में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है और विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण भी यही है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ये आप नोट कर लीजिए। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। यहाँ बताना है सरहपाद, चरपरीनाथ, मच्छेंद्र नाथ या कन्हैया। यहाँ पे कौन है जो सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरहपाद, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सरहपाद सिद्धों नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। इन्हें सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जानते हैं। कौन सा नाम है? सरोज वज्र, राहुल भद्र, इन नामों से जाना जाता है किन्हें? सरहपाद को। और सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपाद हैं। 32 ग्रंथ इनके बताए जाते हैं, ठीक है। 32 ग्रंथ इनके बताए जाते हैं और दोहा कोश जो है सबसे प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आल्हा खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ये कल भी करवाया था तो आपको पता होगा। आल्हा खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हम्बी रासो। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाल रासो। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? परमाल रासो। किसकी है? जगनिक की है, मैंने आपको याद भी करवाया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। परमाल रासो आल्हा उदल नामक दो सरदारों के वीरता की वर्णन इसमें की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। परमाल रासो लिखिए और उसके इंक्लूड में जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है उसको आप नोट कर लीजिए। परमाल रासो आल्हा उदल नामक दो सरदारों के वीरता की वर्णन की कहानी है। और आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया था। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865, जो आपको सुना हुआ ना लगे ना, क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन न्यायाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया था 1865 में। आगे बढ़ते हैं, बताना चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जय सिंह, खुमान राजा या बिसलदेव। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसका आंसर। पृथ्वीराज चौहान जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके मित्र भी माने जाते हैं चंद्रबरदाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जो है वो जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, पूरा एक बार में नहीं आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा। अब देखिए इसको ध्यान से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। मेरा पहला वीडियो जो आपने देखा होगा इसके रिगार्डिंग परसों ही डाला था,
उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये किसके बारे में लिखा गया है, किसने लिखा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया था, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो आपको पंक्ति बताई गई है, जो कथन है, ये शुक्ल जी का कथन है। अब इसको बताना है कि इस कथन का आशय क्या है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन को देखना है। और यहाँ पे देखिए बताना है विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, नहीं। यहाँ पे आपको इसका कथन बताना है, आशय क्या है। देखिए ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखिए पॉइंट, ये विद्यापति के बारे में कहा गया है। किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, तो ये भी नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही लग रहा है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, और यही जो इसमें कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मतलब हर कोई जो थोड़ा सा कृष्ण के बारे में अगर लिख दिया तो, या फिर कोई आध्यात्मिक चीज़ें मान ली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार का जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। यही बात इसमें आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है आपको, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। तो आचार्य शुक्ल का ये कथन है। पहले तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कथन है ये किसका है, आचार्य शुक्ल का है। और यहाँ पे रिक्त स्थान जो दिया है इसमें आपको बताना है क्या होगा। चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दुहा या छप्पय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोहा या दुहा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। तो ये है इसकी पूरी लाइन। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चंस को समझेंगे, अच्छे से आंसर करेंगे, और कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी मुझे बताते चलिएगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित रचना मानने वाले विद्वान बताना है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे। तो डॉक्टर वुलर, कविराज श्यामदास, देवी मुंशी प्रसाद, गौरीशंकर, हीराचंद। अब देखिए अगर यहाँ पे अप्रमाणिक बताना है आपको तो रामचंद्र शुक्ल होता तो आप झट से लगा देते, इसलिए मैंने आपको सारे ही नाम बताए कि कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए डॉक्टर वुलर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका मैंने दो बार आपको इससे पहले परसों वाली वीडियो और कल वाली वीडियो दोनों में आपको मैंने इसका क्रम वाइज बताया था कि कौन कौन से जो है मानने वाले हैं, कौन नहीं मानने वाले हैं, कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, तो तीनों ही आपने देख लिया होगा। तो सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य बताना है, प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी हो जाएगी। वन रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या परमात्म प्रकाश। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राउरवेल जो कि रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, और ये जो है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम है। इसमें आपको हिंदी साहित्य में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी राउरवेल से ही माना जाता है। तो ये बात भी आपको नोट करना है। राउरवेल से आपको दो चार चीज़ें याद करनी है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन है, राउरवेल है। राउरवेल किसकी रचना है, तो रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के नख शिख वर्णन का श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल क्या है, शिलांकित कृति है। ये आपका कथन में पूछा जा सकता है ये सभी चीज़ देके। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें वर्ण रत्नाकर की, तो वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में रचित है, और ये किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। प्रथम गद्य रचना मानी जाती है वर्ण रत्नाकर, ये आप नोट कर लीजिए। प्रथम गद्य रचना अगर पूछा जाए तो वर्ण रत्नाकर हो जाएगा, जो मैथिली भाषा में रचित है और ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है, आगे अगर हम देखें उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये सब हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बोला जाए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये क्या है, एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की है, गोविंद चंद्र, महाराज गोविंद चंद्र के सभा में किसने की है, दामोदर शर्मा ने की है। तो
तो अब ये गोविंद चंद को मैं हटा देती हूँ। पंडित दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 12वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया है। ठीक है, और अगर हम परमात्म प्रकाश की बात करें, परमात्म प्रकाश की बात करें तो किसकी है, जो इंदु की रचना है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सा आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड है। तो बीसल देव रासो किसकी है, बीसल देव रासो नरपति नाल हो जाएगा। खालिक बारी किसकी है, अमीर खुसरो, कई बार हमने देख लिया है। भरतेश्वर बाहुबली किसकी है, भरतेश्वर बाहुबली किसकी है, सरापात तो नहीं होगा। शालिभद्र सूरी और विद्यापति तो किसकी हो जाएगी, शालिभद्र सूरी। और दोहा कोस किसकी है, तो सरापात की हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एक का दो आपका एक ही में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप यहाँ पे ऐसे मिलान किया हुआ ये देख सकते हैं। चलिए आगे बताना है, ये आपको पहला ही बार में मैंने आपको बताया था। तो दूसरा क्वेश्चन था, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप बताइए, जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क देना है। अब ये था आपका स्थापना कि ये आपका वाक्य सही है या गलत। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये सही था या गलत था। तर्क देखिए क्या दिया गया है, रीज़न, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसको, कि ए जो है आपका स्थापना जो है वो गलत बोल दिया है और आपका रीज़न सही दिया है। ठीक है, रीज़न जो है ये देख सकते हैं, ये कथन शुक्ल जी का है और ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए नहीं लगा दिया है, जबकि ये परिवर्तन होता है। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन से साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आपका ए गलत है और आर सही है। तो ये आपका कहाँ आएगा, ए गलत आर सही, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे कुछ भी एडिशनल बात है वहाँ मैं आपको सबको बताती हुई चल रही हूँ जहाँ ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पे बताना है साधना पद्धति, बताना है आपको। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है। ब्रज यानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना या सम्यक साधना। तो यहाँ बताना है गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हठ योग साधना। हठ योग साधना आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, हठ योग होता क्या है। देखिए, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हौ का अर्थ क्या है, सूर्य, तथा ठौ का अर्थ क्या है, चंद्रमा। इन दोनों के योग से ही हठ योग कहलाता है। ठीक है, और गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के आरंभकर्ता भी माने जाते हैं। इसको भी हमने कई बार देखा है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। काफ़ी बार पूछा जाता है। आदिकाल की अगर मैं बात करूँ तो यहीं से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। अगर आदिकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। लगभग 250 के करीब, 250-300 के करीब क्वेश्चन मैं आपको आदिकाल के करवाऊंगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एडिशनल जानकारी है वो भी मैं आपको साथ में देती हुई चल रही हूँ। तो बहुत ये सिर्फ 200-250 क्वेश्चन नहीं है, एक तरह समझिए तो मैं आपको 500 भी प्लस क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ बताना है पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम सिंह हो जाएगा। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राम जी क्या पहनते थे, ऐसे आप याद रख लीजिए। राम जी क्या पहनते थे, पाँव में पाहुड़ पहनते थे। ठीक है, पादुका। तो ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, किसी भी तरह से बस याद रख लेना। चलो यहाँ पे देखिए, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। और मुनि राम सिंह जो है वो जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। कौन, हीरालाल मुनि। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताना है आपको, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ये कौन कह रहा है, किसका कथन है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुकी हूँ, अमीर खुसरो। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके बारे में हमने काफ़ी बार देख लिया, इनका वास्तविक नाम, इनके गुरु का नाम, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसकी जो गंभीरता है उसको आप समझ सकते हैं। देसिल बहना
सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाला रचनाकार कौन है? देसी भाषा के मिठास का वर्णन किसने किया है? देसिल बहना सबजन मिठा। तो ये जो कथन है ये किसका है? ये रचनाकार ऐसे कौन है जिन्होंने देसी भाषा को मिठास का वर्णन किया है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति ने मैथिली भाषा में रचना की है और मैथिली भाषा जो है देसी भाषा है और ये आपका बहुत ही मिठास है इसके अंदर। आप इसको अगर सुनेंगे, मैथिली भाषा आपने सुना होगा तो बहुत ही मिठास होता है इसके अंदर, बहुत सुंदर लगता है सुनने में। तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, मैथिली भाषा बहुत ही अच्छा है। चलते हैं आगे, बताते हैं ये। अब इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से ही विद्यापति को काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, शांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? शांगधर पद्धति बताना है किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। कई बार आउट ऑफ द लेवल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पे करवाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका शांगधर पद्धति जो है ये सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सुभाषित संग्रह ध्यान रखेंगे, देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। शांगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है और इसमें बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। शांगधर पद्धति के रचनाकार शांगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? कई बार इनको अभी हमने पढ़ा है। विद्यापति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे और झट से करके आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे इनको जो उपाधि मिली है वो आप एक बार देख लीजिए। मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, यहाँ पे कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन, ये सभी जो है इनके उपाधियां हैं, इनको दी गई हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बताइए, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर यह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, घुमा के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा पूछा गया है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर यह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो यहाँ बताना है आपको इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए इनके बारे में। तो ये किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और प्राकृत भाष हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनकी 3 कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 3 ही कहानियाँ इन्होंने लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। सुखमय जीवन ध्यान रखेंगे 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। तो ये देखिए 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी और ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए इस कहानी से। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पे बीपीएससी का जो एस्टेट है उसमें यहाँ से आपका उसने कहा था जो कहानी है वो आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको याद रहेगी। और डेट को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका इस तरह से ही पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो आपको पता है कि ये समय में दिया हुआ है और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी बन गया था इसी बार तैयारी 3 में 6 to 8 में ये क्वेश्चन बना था कि पृथ्वीराज रासो किस में लिखी हुई है? समय में, खंड में, काल में, और ये सुमेलित करने के लिए दिया हुआ था। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी वो और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन जिसने भी पढ़ा होगा उसने सही ही किया होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताना है आपको। तो कौन सा 69 जो है समय इसमें है पृथ्वीराज रासो में, ध्यान रखेंगे। देखिए इसके बारे में 1-2 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ऐसे भी सुख सुखी संवाद पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक
कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। तो हमने अभी देखा था ना, डॉक्टर वुलर अप्रमाणिक माना था इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल इन्होंने भी अप्रमाणिक माना है, और पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? तो अभी अभी हमने इसको किया है, अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या देसी भाषा। तो अब आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, पुरानी हिंदी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? अपभ्रंश की कौन सी रचना नहीं है ये बताना है आपको। पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देख लेते हैं, यहाँ पे पौमचर्यु भी है, दोहा, पाहुड़ दोहा भी है, और भविष्यत कहा भी है। चित्रावली यहाँ पे नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रावली जो है वो आपका सूफी कवि के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चित्रावली जो है सूफी कवि है उस्मान की रचना है चित्रावली, ठीक है। जब हम इसके बारे ये पढ़ेंगे ना, जब हम भक्ति काल में अभी चलेंगे सूफी काव्य में, तब हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे खैर मैं आपको बता देती हूँ, जो भी ऑप्शन दिए हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए, चित्रावली जो है 1613 में उस्मान द्वारा लिखा गया, जो सूफी कवि हैं, अवधी भाषा में लिखा गया है, और चौपाई दोहा छंद में रचित है। कौन सा? आपका चित्रावली, ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश भाषा में नहीं है। और पौमचर्यु है किसकी? स्वयंभू की है। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की, अभी भी हमने किया था। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, अपभ्रंश भाषा में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो ये बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशुद्ध चरितावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन और वैश्वोपकारक के संपादक भी हैं, और इनके जो निबंध है वो अधिकतर भावात्मक होते हैं। भाषा पांडित्य रूप और मुहावरेदार इनकी होगी। कौन? माधव प्रसाद मिश्र, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बताना है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो हमने इसको अभी कई बार देख लिया है, और अब बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब्दुल रहमान नहीं है, अबुल कलाम भी नहीं है, मलिक मोहम्मद भी नहीं है, अबुल हसन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? अब राजशेखर की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया है? तो स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रप्रदाय को या जगनीक को। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी भी हमने देखा है, विद्यापति। राजशेखर की उपाधि मिली है किसको? विद्यापति को, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी भी हमने आपको बता ही दिया था यहाँ पे, और एक बार आप इसको और देख लीजिए कि देखिए, राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था विद्यापति को। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे, और विद्यापति शैव संप्रदाय से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक स्वीकार किया है इन्हें। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें क्या स्वीकार किया है? पंचदेवोपासक, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। पहले ही वीडियो से मैं आपको ये बार बार करवा चुकी हूँ, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है, और इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पचानन और पंचानन और मैथिल कोकिल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ये। विद्यापति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कीर्तिलता किस भाषा में रचित है ये आपको बताना है, मैं इसको नहीं बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? तो अमीर खुसरो, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इनके बारे में हमने कई बार जिक्र कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, इसको आप सुनिए, ठीक है।
आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित कौन सा रहा? आदिकाल में क्या उपेक्षा देखने को मिली? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता की प्रशंसा, धार्मिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चेतना की कमी जो है आदिकाल में देखने को मिली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी। प्रवृत्ति के आधार पर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इनके प्रवृत्ति की बात की जाए तो क्या क्या इनकी विशेषताएं रही? वो है सामाजिक चेतना पर इन्होंने ध्यान दिया, आश्रयदाता की प्रशंसा इन्होंने की बहुत भर भर के, और धार्मिक चेतना भी इनके रचनाओं में देखने को मिला। लेकिन जो है यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना बहुत कम देखने को मिला, या नहीं ही देखने को मिला कह सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। बताना है आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो डिंगल हम किसे कहते हैं? राजस्थानी अपभ्रंश मिला के, और पिंगल किसे कहते हैं? राजस्थानी और ब्रज भाषा मिला के। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको शायद दिख रहा हो, ध्यान रखेंगे। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज। यहाँ पे बताना है पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए ये चंदवरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? चंदवरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। ये बात तो आपको पता है। और इस पंक्ति का मतलब क्या है? पुस्तक जलहन हथ दे, मतलब जलहन के हाथों में पुस्तक सौंप के चली गज्जन नृपकाज। नृप मतलब होता है राजा, राजा के काम के लिए चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के काम के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है जलहन को हाथ में पुस्तक सौंप देते हैं कि तुम इसे पूरा कर देना। तो यहाँ पे क्या थी कहानी, मैंने आपको बता दी। अब आप देखिए यहाँ पे जलहन हत्थे चले गज्जन निचकाब, जो यहाँ पे पंक्ति है ये चंदवरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 78 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, 78 छंद थे और 69 यहाँ पे समय का प्रयोग किया गया था पुस्तक पृथ्वीराज रासों में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद से रचित माना है, और डॉक्टर बच्चन ने ये पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य कहा है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी हम इसे मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी सही है। रेवंत गिरिदास विजय सेन सूरी सही है। स्थूलीभद्र रास जिन दत्त सूरी नहीं होगा, जिन धर्म सूरी होगा। तो यही आपका गलत है। चंदन बाला रास का आसगु होता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे देखिए स्थूलीभद्र रास का क्या हो जाएगा? जिन धर्म सूरी। क्या हो जाएगा? जिन धर्म सूरी। ठीक है, जिन धर्म सूरी नाम है, जिन दत्त सूरी नहीं है। तो कितना क्लोज आंसर है ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से गलत भी हो सकता है। अब बताना है रनमल छंद जो रचयिता है वो कौन है? रनमल छंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? पूरा आदिकाल आपको अच्छे से डिटेल में करवा रही हूँ ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी छूटे नहीं। रनमल छंद जो है इसके रचयिता कौन है? भट्ट, केदार, जोइंदू, मधुकर, कवि या श्रीधर? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रनमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर हो जाएंगे। ठीक है, 70 छंद में रचित है ये वीर गीत है ये एक रनमल छंद। देखिए जान लीजिए इसके बारे में। रनमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं और 70 छंद है, इसमें वीर गीत है। और भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा है, भट्ट केदार जो हैं। और मधुकर कवि ने क्या लिखा है? जय मयंक जस चंद्रिका। ये भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये सभी आप एक बार जो है नोट कर लीजिए। भट्ट केदार की रचना क्या है? जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि की रचना क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। जोइंदू की रचना क्या है? परमात्म प्रकाश और योगसार। ठीक है, इनकी 2 पुस्तक मानी जाती है जोइंदू की, ध्यान रखेंगे, परमात्म प्रकाश और योगसार। चलिए बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है यहाँ पे पृथ्वीराज रासो के पिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? तो देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा। राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल या सोमेश्वर? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। ध्यान रखेंगे, नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में। प्रकृताभास हिंदी से आशय क्या है? प्रकृताभास हिंदी से क्या आशय है? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या पाली? तो यहाँ पे आपको बताना है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपभ्रंश। प्राकृत भाष हिंदी का आशय क्या है? अपभ्रंश से है। अब आपको धीरे धीरे सही से दिखने लगेगा, पेशेंस बना के रखिएगा।
वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी बाकी है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा बताना है यहाँ पे। तो जलमट, यहाँ पे जटमल जो है, जटमल के द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा। और ये दलपति विजय की रचना खुमान रासो 19वीं सदी की है, ठीक है। नरपति नालकृत विसल देव रासो, जलहन जो है पुत्र चंद्रवरदाई के पुत्र हैं। ये सभी ऑप्शन का आपको जिक्र यहाँ पे किया गया। नाथों की संख्या बतानी है कितनी है, तो कई बार इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है यहाँ पे। और कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे बताना है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नारोपा, लुइपा, गोरक्षपा या सरहपा। तो सरहपा यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खुमान रासो बताना है। हाँ, एक बात इसको आप और भी ध्यान रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि सरहपा की रचना दोहा कोश है, ये आप सभी को पता है। और दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए खुमान रासो के रचयिता बताना है। खुमान हमारे दल का विजय, हमारा दल यानी कि कह सकते हैं हमारे पार्टी का जो विजय हुआ, जीत हुआ, इस पर हमें बहुत ही गुमान है। गुमान है यानी खुमान है। खुमान रासो किसकी हो जाएगी? दलपति विजय की हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी तरह जोड़ के पढ़ो, बस इसको याद रख लेना। चलो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी NVS TGT में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आला खंड के नाम से जानते हैं। ये सब बातें हमने देख लिया है कई बार। चलिए बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका भी है, पदावली भी है, कीर्तिलता भी है। डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है? तो मधुकर भट्ट की रचना है। मधुकर भट्ट की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, ध्यान रखेंगे। चल जाएं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव रासो हमने कई बार कर लिया। नरपति नाल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, UP PGT NVS में पूछा गया है, देख सकते हैं। बाकियों को भी आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे बताइए? राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह या कीर्ति सिंह? अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको हमने कई बार देख लिया है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कीर्ति सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शिव सिंह भी हो जाएगा ना। शिव सिंह और कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह, ये दोनों ही सही हो जाएगा, C और D, ठीक है। कोई एक हम नहीं कह सकते यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए क्या बातें यहाँ पे कही गई। ऐसे C ऑप्शन यहाँ पे माना गया है शिव सिंह को। और यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसमें हम देखें अगर तो विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ थे वर्तमान में। तो इस तरह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो राजा शिव सिंह आश्रित कवि हो जाएंगे। अगर दोनों आपको दिख जाए ना तो शिव सिंह को पहले मारना, अगर कीर्ति सिंह दिखे सिर्फ और कोई आगे पीछे ना दिखे तब आप कीर्ति सिंह को मारना, ठीक है। ये भी आपको एक एक्सेप्शन में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है यहाँ पे, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मनी, कमलिनी, संयोगिता या चंद्रिका? तो एक बहुत पहले जो है ना सीरियल भी आता था इसका, राजकुमारी संयोगिता होती थी। C ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो जो है वीरता और प्रणय कथा पर आधारित है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। और जबकि पद्मनी जो है जायसी कृत पद्मावत की रचना है। पद्मनी कौन है? तो ये जायसी कृत जो रचना थी पद्मावत, उसकी नायिका मानी जाती है। पद्मिनी बोलिए या पद्मावती बोलिए, ऐसे ही कुछ नाम था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाथ संप्रदाय, अब हठ योग का अर्थ क्या है ये तो मैंने आपको अभी बताया है कुछ देर पहले। कठिन साधना है नहीं, अड़िग योग साधना है नहीं, हठ पूर्वक साधना है नहीं। तो यहाँ पे आपका ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा, ये दोनों का योग ही हठ योग कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है यहाँ, निम्नलिखित में से किस सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है?
तो कौन है जो सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो सरहपा तो है, कुकरीपा भी है, सबरपा भी है, गोपीचंद नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध साहित्य से इनका संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राउरवेल काफी अच्छे से करवाया है। राउरवेल एक भी गलत नहीं होना चाहिए। राउरवेल किस तरह की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, शुद्ध काव्य है, नाटक है या प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, ये हमने देख रखा है इसको पहले से ही। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी के हिंदी के प्रथम कवि हैं? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी का प्रथम कवि है, किसने माना है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। वैसे आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र रामकुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बाकियों ने क्या माना है यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को माना है, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दुहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। आपको अगर याद हो तो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, जहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना था, जहाँ आंसर था आपका दोहा और दुहा। तो वहाँ पे आपको ये मैंने बताया था कि ये कथन भी पूछा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अब कौन है जो आदिकाल से संबंधित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए, अमीर खुसरो भी है, विद्यापति भी है, हेमचंद्र भी है। ये तीनों को हम पढ़ रहे हैं ना अभी। गदाधर भट्ट के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर गदाधर भट्ट की बात करें तो इनसे आप इनके संबंध में थोड़ा देख लीजिए, कौन सा क्या बातें यहाँ पे कही गई है। गदाधर भट्ट जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, लेकिन जो इनकी एक बात प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार अच्छे से आप जान लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे और ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, संप्रदाय जब हम पढ़ेंगे, संप्रदाय से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछा गया था, तो अच्छे से करेंगे। जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र ये सभी आपके आदिकाल से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है रासो ग्रंथकार नहीं है? फिर यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भट्ट केदार हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ये देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे हम पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर या जगनीक। तो देखिए, रासो ग्रंथकार कौन नहीं है? तो यहाँ विद्याधर हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगी, आप मैंने जल्दी में गलत समझ लिया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, विद्याधर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, भट्ट केदार, श्रीधर और जगनीक जो है रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। और जगनीक ने परमाल रासो लिखा है। ठीक है, आलाखंड जिसे हम कहते हैं। श्रीधर ने रनमल छंद लिखा है, ये भी हमने देखा था। और भट्ट केदार ने क्या लिखा है? जयचंद प्रकाश लिखा है। ठीक है, जयचंद प्रकाश किसने लिखा है? भट्ट केदार ने लिखा है। तो ये सभी रचना आपको पता होगी। और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था आदिकाल को, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, वहाँ पे गदाधर भट्ट था और मैंने जल्दी में भट्ट केदार समझ लिया उसे। ठीक है, तो यही हो गया था। चलिए, इसी तरह आपको जल्दी में आंसर नहीं देखना है। भला हुआ जो मारिया बहनी तुम्हारा मारा कंतु, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। अब्दुल रहमान, हेमचंद, दामोदर शर्मा या भट्ट केदार। तो यहाँ बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हेमचंद्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? चंद्रबरदाई को किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। राम कुमार वर्मा अपभ्रंश का प्रथम कवि जो है स्वयंभू को मानते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम काव्य भी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? पृथ्वीराज रासो को, तो पृथ्वीराज रासो को किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 68 छंद हैं, सुख सुखी संवाद, ये सब आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बताना है यहाँ पे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, बस आपको आंसर बताना है। यहाँ पे आप आंसर इसका जानते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? सरापा की है। और राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? सरापा को ही माना है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन है वही चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे, देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी लाल, सुनी सेज डरावन लागे विरहा आगिन मोही डर डस 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 जाए। तो ये बताना है पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है, विद्यापति की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, या कबीर की है? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी लाल, सुनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मोही डस डस जाए। तो यहाँ बताना है आपको क्या होगा? अमीर खुसरो होगा, विद्यापति होगा, कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है। देखिए यहाँ पे आपका ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये भी देख लीजिए। देसी बनना सबजन मिठा तय तेसन जपो अवहट्ठा, ये किसका है? विद्यापति का है, पूछा जाता है। प्रेम कथा अहि भांति विचारहूँ बुझी लेऊँ जो जो बुझू पा रहूँ, ये किसका है? जायसी का है, ये भी आपका पूछा जाता है। चलिए बताना है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो से शब्दानुशासन बताना है, तो व्याकरण संबंधी माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याकरण और महापंडित माने जाते हैं हेमचंद्र संस्कृत के। ठीक है, और हेमचंद्र को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रचना क्रम से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, काल क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ रचना काल के अनुसार बताना है आपको कि कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे आप इसका समय देख लीजिए। सरहपा 7वीं 8वीं सदी, लुइपा 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं और अब्दुल रहमान 12वीं। तो इस तरह से आपको ये पूरा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा कथन सही है? शुक्ल के अनुसार बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक में जो लिखा है यही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो पहला तो आपका सही है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, ये आपका गलत है। सिद्धों की परंपरा से ही निकला है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। इनको देखिए, ये क्वेश्चन आपका ना इनडायरेक्टली पूछा गया है इसी बार आपका 6 to 8 में। ठीक है, देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको जो है साहित्य अपने साहित्य के अंदर, शुद्ध साहित्य के अंदर नहीं रखा है। तो वहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या था? सिद्ध और नाथ, तो यही था। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन भी आपका सही है। सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, तो ये भी गलत है, सांकेतिक है। तो यहाँ पे ए और सी आपका सही, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको एक समझ ही विकसित करनी है, यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को करना है तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे पंक्ति ही आपको रिपीट किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। सुमिलित बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो क्वेश्चन जो है वो 2 पेज में है। तो यहाँ पे हम जो है सीधा यहाँ पे आ जाते हैं सुमिलित पे। यहाँ से देख लीजिए,
कौन सा जो है पंक्ति किसका है? पंडित असल सत बखानई देहई बुद्ध बसंत न जानई, किसका है? सरहपा का है। 12 बरिस ले कुकुर जिए तो तेरा ते लिए जिए सियार, किसका है? जगनिक का है। बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, विद्यापति का है। और जाति ओझा पाती ओझा, जाति ओझा पाती ओझा ओछा जनहु हमार, किसका है? रैदास का है। तो ये पंक्ति आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताना है फिर से आपको। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सरहपा। देखिए कालक्रम की दृष्टि से बताना है अनुक्रम कौन सा सही है। तो सरहपा है यहाँ भी, सरहपा है यहाँ भी, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए सरहपा तो है, पुष्पदंत भी है, उसके बाद अब्दुल रहमान, फिर हेमचंद्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। आप समय देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 769 जो है सरहपा का समय है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं, हेमचंद्र भी 12वीं। तो आपका इसके बाद ही ये आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फुहड़ा, काच का जति मुँह का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। यहाँ पे बताना है कि गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो डैश है। यहाँ पे जो ये पंक्ति दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है ये बताना है। कूट भी आपको दिया हुआ है, कूट के अनुसार बताना है। तो देखिए कौन है सच्चा साधक? कौन है? जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। कूट भाषा बोलने वाला हो नहीं, महासुखवादी हो ये भी नहीं। तो सच्चा साधक कौन है? जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, इंद्रिय पर अपना दमन करने वाला हो। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चल जाते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी आपका वैसे ही पूछा गया है। अगर हम बात करें तो देखिए सिद्धों और योगियों को कौन नहीं मानते हैं शुद्ध साहित्य के अंदर? तो एक ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उसमें भी आपको ऐसे ही बताना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुष्पदंत द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है ये बताना है। देखिए योगसार हमने देखा था, किसकी रचना है? योगसार किसकी रचना है? हमने आपको कई बार अभी बताया है, तो ये आप मुझे बताएंगे योगसार, ठीक है। पुष्पदंत किसकी है? पुष्पदंत जो है आदि पुराण, सहस्त्रचर्यु, उत्तर पुराण। तो ACD है क्या? ACD आपका ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये आपका देखिए आयोग को ये गलत मानना ही पड़ा होगा, क्योंकि ये आपका योगसार तो इसका नहीं है। ये किसका है मैंने आपको बताया भी है कई बार, तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन आदि पुराण ये ACD इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे भी देखिए आप लगाया है इन्होंने कि ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। चल जाते हैं आगे। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ये अमीर खुसरो की रचना है। पहेली का अभिप्राय पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जो आपको पहेली पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या है? कुआं, ठीक है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो ये आपका कुआं हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, ठीक है। ये आप बाकी भी देख सकते हैं कहाँ से इन्होंने क्या आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं रतियां अंधेरी रतियां। तो ये आपको पंक्ति बताना है किसका है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किसका है? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो या भट्ट केदार। तो किसकी है ये? तो आपको जो है इसका भाषा देख के ही समझ में आ गया होगा किसका है। अमीर खुसरो का है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए 80 तक हम देखेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे इसको। आगे बताना है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, कुछ बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे कुछ पीछे तक पोथियों से चलती रही है। कथन बताना आपको किसका है। ये तो पहली बार में पढ़ के आपको समझ में ही नहीं आएगा। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिल जाते हैं वे काव्य भाषा हैं
जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग और कुछ दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक भी पोथियों में चलती आ रही है। तो ये कथन जो है ये बताना है आपको किसका होगा। तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी रचना है साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, और इसको आप एक बार जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1929 में इनकी रचना क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपको नाम याद रखना है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इसके रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का जो इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। और अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने देखा था कि प्राकृताभास किसको कहते हैं, अपभ्रंश को कहते हैं। और ये किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपभ्रंश को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। ये आप देख लीजिए, इसका जो डेट है ना पूछा जाता है। तो वीर गाथा काल का है 1050 से 1375 से विक्रमी संवत में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। ये आधुनिक काल में है आपका गद्य काल, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या होगा यहाँ पे, प्राकृत प्रकाश किसकी है, तो वर रुचि, वर रुचि आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रावकाचार तो सबको पता है, देवसेन। प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो किसकी हो जाएगी, जैनाचंद्र मेरुतुंग, कहाँ है, 3rd में। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। और हेमचंद्र यहाँ पे नहीं दिया है, हेमचंद्र की रचना क्या है, कुमारपाल चरित। और व्याकरण जो शब्दांश है ही हेमचंद्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर हम देखिए चरितम की बात कर रहे हैं, सारे ही यहाँ पे उसी तरह की रचनाएं हैं। तो कुमारपाल चरित इनकी है, कुमारपाल चरित। ठीक है, कुमारपाल चरित किसकी है, हेमचंद्र की है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा जो है रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बिसल देव रासो। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको, कौन सी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सभी आंसर कितने सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, क्या ये है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो नाथ साहित्य में आपका रामायण और महाभारत के कथाओं का साहित्य में समावेश नहीं है, तो यहाँ पे आपका यही गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो है ना वो नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं, जैसे चित्तशुद्धि और सदाचार की आस्था, गुरु महिमा और उलटवासियाँ। कबीर की आपको उलटवासियाँ देखने को मिलती है ज़्यादातर, और यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का वर्णन जो है नहीं किया जाता है नाथ साहित्य में, और इनके बारे में आप थोड़ा सा अगर देख लें तो रामायण महाभारत से संबंधित नहीं किया जाता है। और अन्य विकल्प में अगर हम देखें तो चित्तशुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियाँ, ये सब नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ साहित्य जो है उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है, ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके आराध्य कौन है, शिव हैं नाथ के, और ये हठ योग की साधना पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।